हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईज एडू पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सवाल है, जमैका की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा किंगस्टन। जी हाँ दोस्तों, जमैका की राजधानी किंगस्टन है। और जमैका इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति जो है 15 मई को वहाँ जमैका की यात्रा पर गए थे, जहाँ पर किंगस्टन में ही वो हवाई अड्डे पर उतरे थे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, जमैका के गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सर पैट्रिक एलन। जी हाँ दोस्तों, जमैका के हवाई अड्डे पर, किंगस्टन हवाई अड्डे पर जब राष्ट्रपति वहाँ पर उतरे तो उनकी अगवानी सबसे पहले गवर्नर जनरल ने की, जिनका नाम है सर पैट्रिक एलन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा कि जमैका के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा एंड्रयू होलनेस। जी हाँ, एंड्रयू होलनेस जमैका के जो प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन के साथ भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने अगवानी की और वहाँ पर जाकर के जमैका में राष्ट्रपति कोविंद, जो उस समय थे तत्कालीन राष्ट्रपति भारत के, उन्होंने कई सारे समझौते पर भारत और जमैका के बीच द्विपक्षीय और पारस्परिक महत्व के जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे, उनके बीच उन मुद्दों पर बातचीत हुई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, सेंट विंसेंट व ग्रेनेडाइंस की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा किंग्सटाउन। जी हाँ फ्रेंड्स, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीन्स जो है, ग्रेनाडीन्स भी इनको कहा जाता है, तो इसकी राजधानी है किंग्सटाउन। यहाँ की भी यात्रा उन्होंने की थी तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद, महामहिम कोविंद ने 18 मई को। और उस समय भी वहाँ पर जो सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीन्स था, वहाँ पर भी कई सारे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 18 मई 2022 को राष्ट्रपति कोविंद वहाँ पहुँचे थे। हमारा अगला सवाल है, सेंट विंसेंट व ग्रेनेडाइंस के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राल्फ ई गोंसाल्वेज। जी हाँ, वहाँ पर डॉक्टर राल्फ ई गोंसाल्वेज जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट और उस कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्य, साथ ही साथ वहाँ के गवर्नर जनरल जो कि सुश्री डेम सुसान डुगान है, तो उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत के लिए ही 18 मई को तत्कालीन राष्ट्रपति जो हमारे कोविंद थे, रामनाथ कोविंद, उन्होंने वहाँ की यात्रा की थी और वहाँ के संबंधित समझौतों पर उनके साथ बातचीत हुई। हमारा अगला सवाल है, जर्मनी के चांसलर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ओलाफ शोल्ज। जी हाँ, 2 मई को भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, ये बर्लिन रवाना हुए और बर्लिन में वहाँ पर जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, उन्होंने इनकी अगवानी की और वहाँ पर इनके बीच में काफ़ी, यहाँ पर जो भी भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय समझौता हो सकता है, उससे संबंधित बातचीत हुई, जिसमें मुख्य मुद्दे जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन के रहे, हरित विकास है, सतत विकास है, इन सब मुद्दे पर भारत और जर्मनी के बीच हस्ताक्षर हुए। हमारा अगला सवाल है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मेट फ्रेडरिक्सन। जी हाँ, बर्लिन में एक दिन जब रुक गए तो 2 मई को, तो उसके बाद 3 मई को प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क पहुंचे और वहाँ की राजधानी कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, तो वहाँ के हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी स्वयं प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने ही की थी। हमारा अगला सवाल है, फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सुश्री सन्ना मारिन। जी हाँ, फिनलैंड की प्रधानमंत्री जो कि सुश्री सन्ना मारिन है, इनके साथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। फिनलैंड जब ये पहुंचे कोपेनहेगन में, जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन दरअसल था, तो वहीं पर इनकी मुलाकात फिनलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री सन्ना मारिन के साथ हुई। 16 मार्च 2021 को भी इनके बीच वर्चुअल बैठक हुई थी और इनके बीच यहाँ पर जो वार्ता हुई है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लीन टेक्नोलॉजी, फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलॉजी, इन सब मुद्दों पर आपसी बातचीत हुई, जिसमें आगे भारत और फिनलैंड के बीच में सहयोग की चर्चा हुई और उस पर हस्ताक्षर हुए। हमारा अगला सवाल है, स्वीडन की प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सुश्री मैकडोना एंडरसन। जी हाँ, स्वीडन की जो प्रधानमंत्री है सुश्री मैकडोना एंडरसन, इनके साथ भी द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ वैश्विक शांति और सुरक्षा, साथ ही साथ विकास के मुद्दे भी चर्चा में शामिल रहे थे। हमारा अगला सवाल है, आइसलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सुश्री कैटरीन जैकब्सडॉटियर। तो आइसलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं वो सुश्री कैटरीन
जैकब स्टॉटियर हैं और इनके साथ भी श्री मोदी की ये मुलाकात हुई यहाँ पर कोपेनहेगन में ही। इसके पहले भी मोदी की मुलाकात जो है वो इनसे हो चुकी थी अप्रैल 2018 में। हालांकि उनके साथ ये दूसरी मुलाकात थी और इसमें भी द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, जैसे कि इसमें ब्लू इकोनॉमी हो गया, आर्कटिक है, नवीकरणीय ऊर्जा है, खाद्य प्रसंस्करण हो गया, मछली पालन हो गया, डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ के क्षेत्र में सहयोग। तो इन सब मुद्दे पर जो है आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री कैटरीन जैकब स्टॉटियर के साथ इनकी वार्ता हुई थी। हमारा अगला सवाल है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा इमैनुअल मैक्रों। जी हाँ, कोपेनहेगन में ही 4 मई को स्वदेश लौटते हुए फ्रांस के पेरिस में कुछ देर तक के लिए मोदी जी वहाँ रुके थे और वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ और साथ ही साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आगामी विश्व पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस को। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस को गेस्ट ऑफ ऑनर जो है आगामी जो विश्व पुस्तक मेला होने वाला है जो कि नई दिल्ली में आयोजित होगा और इसमें फ्रांस को ही गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा अभी जो है पेरिस जो बुक फेस्टिवल हुआ था उसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा प्रदान किया गया है 2022 में। तो इसीलिए अगला जो विश्व पुस्तक मेला होने वाला है नई दिल्ली में उसमें फ्रांस को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया जाएगा। हमारा अगला सवाल है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा श्री शेर बहादुर देउबा। जी हाँ, शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचे, क्या कहते हैं सॉरी नेपाल। तो नेपाल में 16 मई 2022 को ये इनकी यात्रा हुई और वहाँ पर भी देउबा के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह यात्रा की गई थी। हालांकि देउबा ने 1 से लेकर के 3 अप्रैल 2022 तक अपनी देउबा जो थे अपनी पत्नी के साथ भारत की यात्रा पर भी आए थे। हमारा अगला सवाल है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा फूमियो किशिदा। जी हाँ, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की जापान यात्रा के लिए 22 मई 2022 को दिल्ली से रवाना हुए थे। टोक्यो में 2 दिनों के लिए 23 मई और 24 मई को प्रवास उन्होंने किया और वहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री के साथ फूमियो किशिदा के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। हमारा अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा एंथनी अल्बानीस। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस और वहाँ पर जो मेज़बान जापानी प्रधानमंत्री थे फूमियो किशिदा, इन दोनों के साथ वहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता यह पेरिस में ही जापान की राजधानी टोक्यो में ही ये की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल वाला देश का पहला राज्य किसे घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गोवा। जी हाँ, हर घर जल योजना ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। 15 अगस्त 2019 को लाल किले से यह प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था यह इस योजना को हर घर जल, जिसमें गोवा जो है यह पहला राज्य घोषित हुआ है। 18 अगस्त 2022 को जो प्रेस विज्ञप्ति केंद्र सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है इसने जो डेटा जो दिया है, जो विज्ञप्ति जारी की है, उसमें गोवा को पहला राज्य माना गया है जहां हर घर जल की सुविधा पहुंच चुकी है। हमारा अगला सवाल है, हर घर जल वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दादरा नगर हवेली और तथा दमन और दीव। जिस प्रकार से गोवा पहला राज्य बना है जहां पर हर घर जल योजना लागू हो गई है, ठीक उसी तरह से प्रथम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दादरा नगर हवेली और तथा दमन और दीव को 18 अगस्त 2022 को ही प्रेस विज्ञप्ति द्वारा घोषित किया गया है कि यह हर घर जल वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल वाला देश का पहला जिला किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को जो उस समय के जल शक्ति मंत्री हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह, उन्होंने 22 जुलाई 2022 को इसकी घोषणा की कि देश का पहला जिला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है जहां पर हर घर जल योजना सक्सेसफुली पूरी हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। जी हाँ, देश में 36वां राष्ट्रीय खेल जो कि 27 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया है, यह गुजरात में आयोजित किया गया। इससे पहले 35वां राष्ट्रीय खेल जो था वो 2015 में हुआ था और यह केरल में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के
लिए पहले किस राज्य का चयन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। जी हाँ, जैसा मैंने पहले बताया कि 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2015 में केरल में हुआ था। उसके बाद 36वां राष्ट्रीय खेल जो था वो 2016 में ही होना था और गोवा में होना था, लेकिन गोवा सरकार ने इसमें असमर्थता जाहिर कर दी और इसके लिए इसे 2 बार टाला गया। तब इसे निर्णय लिया गया कि 2020 में इसे कराया जाएगा, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि 2020 में कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया। एट लास्ट में फिर गोवा सरकार ने इसकी असमर्थता जाहिर की और तब गुजरात ओलंपिक संघ और गुजरात सरकार की सहमति के बाद इसे गुजरात में ही आयोजित करने का फैसला किया गया। हमारा अगला सवाल है, कोरोना वायरस को WHO ने क्या नाम दिया? तो इसका राइट आंसर होगा कोविड-19। ये तो आपको पता ही होगा कि कोविड-19 जो है, इसे कोरोना वायरस जो था, इससे जो भी इस वायरस को चूंकि 2019 में ही डिटेक्ट हुआ था, इसीलिए WHO ने इसका नामकरण किया कोविड-19 के रूप में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की शुरुआत 2019 में चीन के किस शहर से हुई? तो इसका राइट आंसर होगा वुहान। चीन का जो प्रांत है वुहान प्रांत, वो जो कि हुबेई प्रांत में है, तो वही वुहान शहर से हुआ था, जो कि हुबेई प्रांत के अंतर्गत ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप। जी हाँ, भारत सरकार ने कोरोना वायरस की ट्रैकिंग के लिए एक ऐप जारी किया था, आरोग्य सेतु, जिसके बारे में आप लोगों ने कई सारे एड्स भी देखे होंगे, प्रचार भी देखे होंगे। तो यह एक ट्रैकिंग ऐप था कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविन क्या है? तो कोविन ये वैक्सीन लगाने के लिए पंजीकरण करने वाली वेबसाइट और ऐप थी। कोविन एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों ने किया भी होगा ऐसा कि आप रजिस्टर कर सकते थे अपने घर के मेंबर्स को और उसके थ्रू ही आप जो है टीकाकरण जो हो रहा था उसके लिए आप शेड्यूल बना पा रहे थे। तो कोविन जो है वह कोविन भी काफ़ी फेमस है और एक तरह से जीके का बहुत प्रमुख सवाल होगा, क्योंकि वैक्सीन लगाने के लिए पंजीकृत वेबसाइट इसे माना गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन तंत्र, यानी कि फेफड़े पर। डायरेक्ट असर जो है कोरोना वायरस फेफड़े पर ही करता है, यानी श्वसन तंत्र को वह डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण सर्दी, खांसी, बुखार ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फेफड़े संक्रमित हो जाने के कारण इंसान को ऑक्सीजन ग्रहण करने में दिक्कत होने लगती है और इस तरह से अगर उसका सीवियर अटैक होता है या सीवियर उसका अगर शिकार हो जाता है इंसान, तो उस केस में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनता कर्फ्यू और पहला लॉकडाउन किस तिथि से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा जनता कर्फ्यू जो है वो लगाया गया था 22 मार्च 2022 को। जैसा कि आप सभी 22 मार्च 2020 को आप सभी लोग जनता कर्फ्यू में शामिल रहे होंगे और अच्छी तरह से याद होगा ये कि जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। इसके बाद लॉकडाउन 1.0 जो था वो 25 मार्च 2020 से शुरू हुआ था और 14 मार्च 2020 तक पहला लॉकडाउन जो लगाया गया था 21 दिनों का यह लॉकडाउन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस से बचाव हेतु कौन सी वैक्सीन पूर्णतः स्वदेशी है? तो इसका राइट आंसर होगा कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है, यहाँ पर नॉर्मली आप देखते होंगे कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 तरह के जो वैक्सीन है ये भारत में ज़्यादातर लग रहे थे, लेकिन पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन जो है हमारी वह कोवैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, कोविड-19 वायरस के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी 2021 से ही भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई और यह विश्व का सबसे बड़ा अभियान इसलिए बन गया क्योंकि भारत में 200 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जहां पर 200 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन किया गया और इस तरह से यह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रमशः 1 मार्च और 1 अप्रैल 2021 से। जी हाँ, 60 वर्ष से अधिक के जो लोग थे उनका टीकाकरण 1 मार्च 2021 से शुरू हुआ और 45 वर्ष से जो अधिक उम्र के व्यक्ति थे इनका टीकाकरण 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 मई 2021 से। इसके पीछे रीज़न ये था कि अब टीकाकरण में तो इतने ज़्यादा भारत की जनसंख्या है और सभी को अलग अलग टीकाकरण के डोज देने थे, तो इस कारण से बनने में भी समय लगता है, इसीलिए हमारे यहाँ गैपिंग कर करके शुरू किया गया। सबसे पहले 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को दिया गया,
इस हालांकि सबसे पहले तो डॉक्टर्स जो थे उनको दिया गया था टीकाकरण किया गया था उनका, या और फिर जो भी भारत के बड़े बड़े पदों पर जो व्यक्ति हैं उन लोगों का टीकाकरण किया गया था। उसके बाद जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का किया गया, तब फिर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का हुआ, उसके बाद फिर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण हुआ, बाद में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों का भी टीकाकरण हमारे यहाँ किया गया है। तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण 1 मई 2021 से शुरू हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन किसके द्वारा विकसित व निर्मित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्रोजेनेका द्वारा विकसित की गई, और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित है। यानी कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ 2 तरह की वैक्सीन लगी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो है वो पूरी तरह स्वदेशी है, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन जो है यह पूरी तरह स्वदेशी नहीं है, क्योंकि यह विकसित की गई है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्रोजेनेका के द्वारा यह विकसित की गई थी। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। हमारा अगला सवाल है, कोरोना के नए वेरिएंट B1.1.529 को क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो नया वेरिएंट जो है या B1.1.529 इसका नामकरण किया गया है ओमिक्रॉन वायरस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में सबसे पहले ओमिक्रॉन का मामला कहां सामने आया? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। जी हां, ओमिक्रॉन का जो सबसे पहला केस आया वो दक्षिण अफ्रीका में आया और इससे इसके नए वेरिएंट का पता चल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्या घोषित किया गया है? तो इसे कहा गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। ये चिंता वाला वेरिएंट है। क्यों? क्योंकि ये कोरोना वायरस का जो संक्रमण का रफ्तार था, ओमिक्रॉन वेरिएंट उससे भी ज़्यादा तेजी से फैल रहा था, 6-7 गुना तेजी से यह फैल रहा था, इसीलिए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत किस तिथि को प्रारंभ हुई? जिसका राइट आंसर होगा 3 जनवरी 2022 से। जी हाँ, मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों का भी टीकाकरण किया गया है। तो 3 जनवरी इसी साल 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी टीकाकरण शुरू किया गया था। ये सारी तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग डेट्स में हमारे यहाँ टीकाकरण शुरू हुआ है। तो ऐसे केस में ये सारे डेट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जीके पर्पस के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वॉरियर्स व 60 उम्र से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज यानी कि तीसरी प्रिकॉशन डोज की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी 2022 से। जी हाँ, जो बूस्टर डोज देने की शुरुआत की गई कोरोना वॉरियर्स को, साथ ही साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए इसकी शुरुआत 10 जनवरी 2022 से की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 16 मार्च 2022 से। जी हाँ, धीरे धीरे स्टेप वाइज ये नीचे तक लाया गया है। तो 16 मार्च 2022 से 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2020 में गोधन न्याय योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत क्या खरीदने की योजना है? तो इसका राइट आंसर होगा गाय का गोबर और गोमूत्र। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2020 में गोधन न्याय योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले गाय का गोबर खरीदा जा रहा था और 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय का गोबर सरकार खरीद रही है। लेकिन 28 जुलाई 2022 से अब इसे जोड़ दिया गया है, इसमें 28 जुलाई 2022, इस डेट को भी याद रख सकते हैं आप। तो इस डेट से इसमें अब गोमूत्र को भी जोड़ दिया गया है और गोमूत्र की खरीद की जो रेट है वो 4 रुपये प्रति किलोग्राम अब खरीदी जा रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा स्थल रामसर स्थल के रूप में चयनित है? तो इसका राइट आंसर होगा कंवर झील। जी हाँ दोस्तों, रामसर स्थल कहने का मतलब क्या हो गया, इसको समझते हैं कि नमी या दलदली भूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं जहां वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल भरा रहता है, वैसी भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं और आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में ही मान्यता दी जाती है। तो बिहार का कंवर झील या कंवर ताल जो है इसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 जून 2022। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई है। हालांकि इसको लेकर के कई सारे विवाद भी चले हैं, अभी भी इससे
इस पर जुड़ी हुई बहसें चलती रहती हैं, लेकिन हमें उन सब बातों से कोई लेना देना तो है नहीं। हमें तो मेन फोकस करना है कि आखिर ये योजना कब शुरू हुई। तो इसकी शुरुआत हुई है 14 जून 2022 से, और इसके अंतर्गत 4 वर्ष के लिए युवाओं की भर्ती की जाने वाली है, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, और उन्हें 30,000 से 40,000 तक मासिक वेतन देने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि ईपीएफ और पीपीएफ का भी प्रावधान उनके लिए होगा। इसके बाद वो रिटायर कर जाएंगे। रिटायरमेंट के लिए कुछ इस तरह का नहीं है। हाँ, रिटायरमेंट पे एक मुश्त राशि है वो उन्हें प्रदान की जाएगी। तो खैर, इससे जुड़े हुए विवाद तो चलते रहेंगे। हम लोग फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।